नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि है कुषाण वंश। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। आप किसी भी लेवल की परीक्षा अगर दे रहे हैं तो आपको पता है एनसीईआरटी का क्या रोल रहता है उसके अंदर। साथ में अगर मुझे कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, आप नोट करते चलिएगा। और जहाँ भी मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना चाहिए, समझाना चाहिए, मैं समझा दूंगा। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ तो दोस्तों आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ये सेम चीज़ आपको बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा और शॉर्ट करके थोड़ा मैंने बताया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप नोट्स भी आराम से बना पाएँ। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ लेते हैं। आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्थियाइयों के पश्चात कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, जो यूची कहलाते हैं। अब इसके अंदर एक ही वर्ड दे रखा, पार्थियाइयों के पश्चात। पार्थियाई कौन थे? पहलव वंश, ठीक है। जो पहलव वंश था, उसके बाद में कुषाणों का शासन स्थापित हुआ, जो यूची कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यूची। यूची नामक एक कबीला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि कुषाण जो वंश है, कुषाण शासक है, किस कबीले से संबंधित है, तो यूची कबीले से संबंधित है। और चीन के जो साहित्य हैं उसके अंदर इनको गुई शुआंग कहा गया है। जो ये यूची कबीला है, जो कुषाण है, इनको चीनी साहित्य में क्या कहा गया है? चीनी ग्रंथों में गुई शुआंग लिख लीजिएगा, गुई शुआंग कहा गया है। यूची नामक एक कबीला था, जो कि 5 कुलों में बैठा हुआ था, ठीक है। यूची एक कबीला था जो कि 5 कुलों में बैठा हुआ था, और कुषाण उन्हीं कुलों में से एक थे। 5 कुलों से मिलकर ये यूची कबीला बना हुआ था, उसमें से एक कुल था कुषाणों का। बाद में जब इन्होंने साम्राज्य विस्तार अपना स्टार्ट किया, तो जो ये बाकी के 4 कुल हैं, उनको भी अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था, उनको भी अपने अंदर मिला लिया था। अब इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में अगला पॉइंट है। इनका ये देखिए, उनका साम्राज्य अम्मू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल गया था, ठीक है। अब देखिए, अम्मू दरिया क्या है? अम्मू दरिया या आमू दरिया भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये अफगानिस्तान और मध्य एशिया का जो प्रांत है ना, वहाँ की नदी है अम्मू दरिया, बहुत बड़ी नदी है वहाँ की। और यहाँ पे जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है, गंगा नदी, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैल गया था। आगे मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक, यूपी में कहाँ तक? वाराणसी तक। और मध्य एशिया का कौन सा प्रांत? खुरासान। मैं वर्तमान संदर्भ में अगर बात करूँ खुरासान की, तो ईरान के अंदर एक खुरासान प्रांत है, पर यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्राचीन खुरासान है। प्राचीन खुरासान मध्य एशिया का प्रांत है, जिसके अंदर अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र और अपने उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है खुरासान वाले क्षेत्र के अंदर आता है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैप दिख रहा होगा, इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो है कुषाणों के साम्राज्य के अधीन था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का बड़ा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया था। कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? मध्य एशिया का मैंने बता दिया, बड़ा भाग खुरासान वाला, ठीक है। इधर इन्होंने ईरान का हिस्सा, फिर अफगानिस्तान और लगभग संपूर्ण उत्तर भारत के भूभागों को अपने शासन के अधीन कर लिया था। ये यहाँ तक याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आरंभिक कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट हैं, और कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। अब इसको अच्छे से समझिएगा। कुषाणों की जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो सर्वाधिक शुद्ध थी। गुप्तों ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं चलाई, गुप्तों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाना स्टार्ट किया था, परंतु फिर भी जो सर्वाधिक शुद्ध थी स्वर्ण मुद्राएं, वो किसकी थी? वो कुषाणों की थी। तो अब ये पूछा जाए कि क्या कुषाणों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो नहीं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने चलाई थी। पर सर्वाधिक शुद्ध, ये पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो उसके अंदर फिर आंसर आपको कुषाण करना है। एग्जामिनर आपको सवाल घुमा के पूछ सकता है, सिंपल सा पूछ लिया उसने, आगे पीछे कंफ्यूज करने के लिए। एक एग्जाम में उसने डाला कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, नीचे डाल दिया मौर्य डाल दिया, गुप्त डाल दिया, कुषाण डाल दिया, शुंग डाल दिया। अब सर्वाधिक का पूछा गया तो आपने गुप्त चूज किया। फिर अगला सवाल पूछा कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, फिर से डाल दिया, गुप्त डाल दिया, कुषाण डाल दिया, मौर्य डाल दिया, शुंग डाल दिया, राष्ट्रकूट डाल दिया, जो भी। तो वहां पर जब सर्वाधिक शुद्ध की बात आ जाए तो आपको चूज करना है कुषाण। पर अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश के शासकों को है या किस वंश को है, तो वहां पर सर्वाधिक ताम्र सिक्कों की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको चूज करना है कुषाण। कुषाणों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। यहाँ से देखिए, इस एक पॉइंट से मैं 3 से 4 सवाल बना सकता हूँ इजीली, तो आप अच्छे से समझिएगा। आगे देखते हैं। मथुरा में कुषाणों के सिक्के मिले हैं, अभिलेख, संरचनाएं और मूर्तियां मिली हैं।
इससे ये प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। अब ये पॉइंट मैंने पहला ले लिया। अब इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट देखिए, सीधा सवाल आएगा पहली राजधानी कौन सी थी? तो कुषाणों की जो पहली राजधानी है वो आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित पुरुषपुर या पेशावर है। कौन सी? पुरुषपुर या पेशावर जो है ये कुषाणों की पहली राजधानी थी। और क्योंकि मथुरा से बड़ी संख्या में इनके सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं, मूर्तियां मिली हैं, इसलिए भारत में मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी है। द्वितीय राजधानी कुषाणों की मथुरा, पहली पुरुषपुर या पेशावर। इजी है, याद रह जाएगा आराम से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये इनकी कॉमन जानकारी थी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके ऊपर सवाल बन सकता है। अब हम इनके शासकों के बारे में पढ़ते हैं, इनकी क्या उपलब्धियां हैं और इसमें से क्या बढ़ सकते हैं। आप बड़ी कोई हिस्ट्री की बुक उठा के देखते हैं तो काफ़ी डिटेल में मिल जाता है, पर एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं आपको कुछ सेलेक्टिव ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए पहले यहाँ पर कुजुल कड़फिसेस, ये इसका पहला राजा है जिसकी जानकारी हमें मिलती है। इसका टाइम पीरियड प्रथम शताब्दी ईस्वी 15 से 65 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़फिसेस, इसको हम और क्या बोलते हैं, कड़फिसेस प्रथम नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पश्चिमोत्तर प्रदेश आपको पता है ना, इधर ऊपर की साइड में पंजाब वाला क्षेत्र ले लीजिए, सिंधु नदी के इस तरफ वाला क्षेत्र ले लीजिए, और ये जो पश्चिमोत्तर वाला प्रांत है पूरा, ये पाकिस्तान वाला और क्षेत्र पूरा, ये सारा का सारा इधर पश्चिमोत्तर में पड़ता है। तो पहले तो पाकिस्तान था नहीं। तो भारत में ये जो कुजुल कड़फिसेस है, इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था और भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश है इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। सिंपल पॉइंट है, इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद में इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। अब देखिए मैंने ये केवल वर्ड ऐड किया है, इसका मतलब कि इसने सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए। ऊपर हमने पढ़ा है कि इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई, परंतु ये जो इनका प्रथम शासक था कुजुल कड़फिसेस, इसने किसी तरह की स्वर्ण मुद्राएं नहीं चलाई थी। इसने सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए थे। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सवाल बन सकता है स्टेटमेंट वाला भी। चलिए अब इसके ऊपर मैं अलग से टेस्ट सीरीज बना दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के और किस फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ, हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। कुजुल कड़फिसेस ने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कुषाण वंश का कौन सा पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? सिंपल सा आंसर कुजुल कड़फिसेस ऑप्शन में, या फिर कड़फिसेस प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसने उसकी दूसरी क्या थी, इसने कहाँ की नकल की थी? रोमन सिक्कों की नकल की थी अपने तांबे के सिक्के डलवाने में, और केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर इसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, 3 पॉइंट में काम कंप्लीट। अब अगला पॉइंट, अब इसका बेटा भीम कड़फिसेस, इसका टाइम पीरियड क्या है? 65 से 78 ईस्वी, प्रथम शताब्दी ईस्वी इसका भी टाइम। भीम कड़फिसेस, इसको कड़फिसेस सेकंड भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कड़फिसेस सेकंड भी बोलते हैं। टाइम पीरियड 65 से 78 ईस्वी। अब पढ़िए, कुजुल कड़फिसेस की मृत्यु के पश्चात भीम कड़फिसेस जो कि इसका पुत्र था, सिंहासन पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउसू से ज्ञात होता है कि उसने तियनचू की विजय की तथा वहां पर अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की नीड है। कड़फिसेस प्रथम के बाद में कड़फिसेस सेकंड गद्दी पे बैठता है, सिंहासन पर बैठता है। चीनी ग्रंथ है, नाम क्या है? हाउशू, याद रखना इसलिए मेंशन किया है। चीनी ग्रंथ है हाउशू, उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि तियनचू प्रांत, ठीक है, कौन सा प्रांत? तियनचू प्रांत की इसने विजय की थी और वहां पर अपने एक सेनापति को नियुक्त किया था। तियनचू प्रांत कौन सा है? जो सिंधु नदी के आसपास का, जो पंजाब के आसपास का जो सिंधु नदी से सिंचित प्रदेश है, प्रॉपर पंजाब नहीं, पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है जो कि सिंधु नदी से सिंचित है, उस प्रांत को इन्होंने तियनचू बोला है। आप उस इसका संदर्भ उससे कर सकते हो, तियनचू का संबंध। ठीक है, तो ये समझाने के लिए तियनचू प्रांत। अब सवाल तो डायरेक्ट बन जाएगा, कौन से प्रांत के ऊपर विजय की थी? तियनचू पे। कौन सा ग्रंथ है इसका साक्षी? हाउशू है। समझने के लिए तियनचू प्रांत कौन सा है? तो सिंधु नदी द्वारा सिंचित पंजाब के आसपास का क्षेत्र। पहले इसने वहां पर विजय की और वहां पे अपने सेनापति को नियुक्त किया। इसके बाद में इसने सिंधु नदी को कर लिया पार, और सिंधु नदी को पार करके इसने तक्षशिला पर और पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब ये क्षेत्र किधर आता है? भारत में ही है उस समय तो तक्षशिला और पंजाब पर इसने अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट, यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। जबकि इसका बाप पहले आ चुका है, आक्रमण कर चुका है, सिक्के डलवा चुका है, पर फिर भी सवाल बनता है कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कड़फिसेस सेकंड या विम कड़फिसेस, इसको कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब अगला पॉइंट, इसने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। कड़फिसेस प्रथम ने सिर्फ और सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए थे और इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए कि कुषाण शासक कड़फिसेस द्वितीय के सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ऑप्शन में दे दिया यूनानी और खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक, यूनानी और प्राकृत, जो भी।
तो आपको आंसर में क्या लिखना है, यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन बन गया, कुषाण शासक विम कडफिसिस के सिक्कों पर एक तरफ यूनानी लिपि है और दूसरी ओर अरामयिक लिपि है, कथन सत्य या असत्य। अगर पढ़ा हुआ है कि दूसरी ओर कौन सी लिपि थी, खरोष्टी, तो ये हो जाएगा क्या, असत्य कथन हो जाएगा। एक तरफ यूनानी, नोट कर लीजिए साथ में, एक तरफ यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि। चलिए, इसके सिक्कों पर शिव की आकृति, कडफिसिस द्वितीय के सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल, त्रिशूल अंकित हैं। जो उसके शैव धर्म में आस्था का द्योतक है, उसने महेश्वर की उपाधि धारण की है। सवाल बनता है, कडफिसिस प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज। फिर पूछा जाता है कि कौन से कुषाण शासक ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो उसके अंदर हमको लिखना है कडफिसेस द्वितीय या विम कडफिसेस। किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म के प्रति उसकी आस्था थी, विम कडफिसेस की किसके प्रति थी, शैव धर्म के प्रति। और इसका सबूत क्या है, इसका सबूत यह है कि उसके सिक्कों पर शिव की आकृति है, नंदी बैल की आकृति है और त्रिशूल की आकृति अंकित है। अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय विम कडफिसेस को जाता है। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए। पहला राजा कडफिसेस प्रथम, द्वितीय राजा कडफिसेस द्वितीय या विम कडफिसेस। सवाल बनता है, भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किस कुषाण शासक को जाता है, तो विम कडफिसेस को जाता है। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किस कुषाण शासक को जाता है, विम कडफिसेस को जाता है। कडफिसेस प्रथम को किसका श्रेय जाता है, तांबे के सिक्के चलाने का, केवल तांबे के सिक्के, और इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कडफिसेस फर्स्ट और सेकंड की उपलब्धियां हैं जो हमने डिस्कस कर ली। अब आता है इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक, जो कि बहुत फेमस है, ना सिर्फ अपने युद्ध की वजह से अपितु युद्ध से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की वजह से ये फेमस है। इसकी राज दरबार में जो लोग थे उनसे, इसके समय में जो घटनाएं घटित हुई उनसे, तो सबसे ज़्यादा सवाल इससे बनते हैं। हालांकि दूसरे भी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी ज़्यादातर आपको इसमें से सवाल देखने को मिलेंगे और आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है। तो कनिष्क का टाइम पीरियड प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, क्योंकि 78 ईस्वी से 105 ईस्वी है ना, ये इसका शासनकाल था। अब देखिए पहला पॉइंट, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों का एक मीनार बनवाया। ऊपर हमने डिस्कस किया था इनकी पहली राजधानी कहाँ थी, है ना, वर्तमान पाकिस्तान का पुरुषपुर या पेशावर जिसको हम बोलते हैं। तो अपनी जो इनकी राजधानी थी पुरुषपुर में, वहाँ पर 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का इसने एक मीनार बनवाया, जिसके ऊपर एक लोहे का छत्र भी स्थापित किया। ये कथन कारण वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्लियरली बनते हैं ऐसे पॉइंट से। उसके समीप में एक विशाल संगाराम विहार निर्मित करवाया। अब देखिए ये यहाँ से सवाल बन गया, संगाराम विहार किस शासक ने बनवाया। डायरेक्ट इस वंश का ना देखे, डायरेक्ट बोल दिया कनिष्क ने बनवाया, चंद्रगुप्त ने बनवाया, अशोक ने बनवाया। तो संगाराम विहार किसने बनवाया था, कनिष्क ने बनवाया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो संगाराम विहार का निर्माण किसने करवाया, कनिष्क ने करवाया। कहाँ पर, पुरुषपुर पेशावर में करवाया। और वहाँ पर क्या है, 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक मीनार भी है। याद रह गया, याद रह गया। अगला पॉइंट देखिए, संगाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया। अब इस पॉइंट से 2 सवाल बन गए। ये जो इसने संगाराम विहार बनवाया था, इसको और किस नाम से जाना जाता है, कनिष्क के चैत्य के नाम से। किस नाम से, कनिष्क के चैत्य के नाम से। जिसका निर्माण किसने करवाया था, कनिष्क द्वारा बनवाया गया संगाराम विहार। इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माणकर्ता कौन है, उसका वास्तुकार कौन है, तो यवन वास्तुकार अगिलस। नोट कर लीजिए, अंडरलाइन किया है, यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा संगाराम विहार का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। 2 नगर नए बनवाए, कश्मीर के अंदर कनिष्कपुर नाम से, और तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की इसने स्थापना की। यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट सॉरी, कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। इतिहास में इसको 2 कारणों से प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, इतिहास में ये 2 कारणों से प्रसिद्ध है। उसमें से पहला कारण क्या है, 78 ईस्वी में इसने एक संबंध चलवाया, शक संबंध, क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था, शकों का उन्मूलन किया था, इसलिए उस उपलक्ष्य में इसने शक संबंध चलवाया। सवाल बनता है, शक संबंध किसने चलाया, तो कनिष्क ने। कब चलवाया, तो 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क ने कौन सा संबंध चलाया, तो शक संबंध चलवाया। तो 2 से 3 सवाल इजीली बन सकते हैं। ये इसका पहला कारण है। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये जो शक संबंध है इसका प्रयोग अभी भी किया जाता है। कहाँ, भारत सरकार अभी भी शक संबंध का प्रयोग करती है। एक और संबंध है जो कि हमारे भारत में प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा हम त्यौहार वगैरह जो मनाते हैं उसी के आधार पर मनाते हैं। तो वो कौन सा संबंध है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा मैंने पूछा है, आपको पढ़ते पढ़ते याद आ गया होगा, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, वो कौन सा संबंध है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरा,
ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण व संरक्षण किया। अब इसके ऊपर अभी हमने विम कड़फिसेस पढ़ा था, कड़फिसेस द्वितीय। तो उसने क्या किया था, वो शैव धर्म का अनुयायी था। और उसके बाद में आता है कनिष्क। कनिष्क किसका अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म को इसने बहुत संरक्षण दिया, उसका संपोषण किया, और इसकी आस्था किसमें थी, बौद्ध धर्म के अंदर थी। तो बौद्ध धर्म अभी तक चला आ रहा है, शक संवत अभी तक चला आ रहा है। तो ये 2 कारण है मेन जिसने कनिष्क को प्रसिद्धि दिलाई। अब इसमें कहीं भी युद्ध का उल्लेख नहीं है, इसके कार्य, इसके समय की घटनाएं। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले तो वो पराजित हुआ था, परंतु बाद में वो जीत गया। सीधा पूछा जाएगा, कनिष्क के समय का चीनी शासक, कनिष्क का समकालिक चीनी शासक क्या नाम है, पान चाओ। कनिष्क ने किस चीनी शासक से युद्ध किया था, तो पान चाओ। और किस चीनी शासक ने कनिष्क को युद्ध में पराजित किया था, तो पान चाओ। पहले हार गया था और बाद में जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। कनिष्क ने पाशर्व की सलाह से बौद्धों की चतुर्थ संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन बिहार में किया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे देखिए 3 से 4 सवाल निकाल के बताता हूँ मैं आपको। अब ये सभी को पता है कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। अंतिम चतुर्थ संगति किसके शासनकाल में हुई, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में। कब हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और डी पूछता है कब हुई थी, 78 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है, 4 पॉइंट ही बनते हैं, किसके टाइम में हुई थी, कब हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी, और उसका अध्यक्ष कौन था। तो कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में, अध्यक्ष वसुमित्र, थोड़ा और अंदर जाके पूछा तो उपाध्यक्ष अश्वघोष। एक सवाल इसमें से और नया बनता है, वैसे पूछ रखा है कि कनिष्क ने किसकी सलाह पर बौद्धों की चतुर्थ संगति का आयोजन किया था। तो यहाँ पे सवाल का आंसर बनेगा पाशर्व। याद रखिएगा, आपको ऑप्शन दे देगा, कनिष्क ने किसकी सलाह पर बौद्धों की चतुर्थ संगति का आयोजन किया। नीचे ऑप्शन होंगे वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन, पाशर्व। अब ये चारों के चारों किसके दरबार में, चारों के चारों कनिष्क के दरबार में, पर किसकी सलाह पे बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, पाशर्व। ये बौद्ध विद्वान था जो कि कनिष्क के दरबार में था, पाशर्व। यहाँ तक याद रहेगा। कहाँ पर हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। देखिए बन गए 4 से 5 सवाल। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। अब ये सबके सब किससे संबंधित है, कनिष्क से। तो कनिष्क अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी इसको देखिए, इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप प्रदान किया गया। ठीक है, 2 कौन से हैं इसके पार्ट, महायान और हीनयान। तो सवाल बनता है, किस बौद्ध संगति में महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया गया। आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति। किस शासक के काल में महायान संप्रदाय को अंतिम रूप प्रदान किया गया। सीधा ये सवाल बनता है, आप क्या आंसर करेंगे, कनिष्क। कुषाण वंश का शासक कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में बौद्ध संप्रदाय के, ठीक है, बौद्ध संप्रदाय के किस भाग को अंतिम रूप दिया गया, तो महायान संप्रदाय। यदि किस तरह से भी सवाल बन सकता है, एक लाइन से 3 से 4 सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। किसका, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत साहित्य। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का भी महान संरक्षक था। इसने काफ़ी सारे विद्वानों को अपने राज्यसभा में स्थान दे रखा था। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से सवाल बनता ही है। कनिष्क की राज्यसभा में अनेक योग्य विद्वान सुशोभित थे। कनिष्क की राज्यसभा में अनेक योग्य विद्वान सुशोभित थे। कौन कौन थे इसके अंदर, ये देखिए, पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, और नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित, और चरक जैसे चिकित्सक। चरक के बारे में हम जानते हैं, चरक संहिता पढ़ा है, चिकित्सा का विद्वान। चरक संहिता बहुत बड़ी कृति। तो ये चरक किसके दरबार में था, चरक था कनिष्क के दरबार में। ऊपर हमने पाशर्व के बारे में पढ़ा, पाशर्व किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में। वसुमित्र और अश्वघोष जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे और बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे, ये किसके दरबार में थे, ये भी कनिष्क के दरबार में थे। और नागार्जुन काफी विद्वान पंडित, ठीक है, ये किसके दरबार में थे, ये भी कनिष्क के दरबार में। तो पाशर्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सभी के सभी किसकी राज्यसभा में थे, कनिष्क की राज्यसभा में। एक सवाल और बनता है, इसलिए अलग से पॉइंट लिया है। पूछा गया है परीक्षाओं के अंदर, कनिष्क के पुरोहित का क्या नाम था, संघरक्ष। इंपॉर्टेंट है। कुछ भी, ये जो पूरा वीडियो दिखाया है इसमें मैं चाहता तो इसको और बड़ा कर सकता था, काफी सारे पॉइंट हैं, पर कुछ ऐसे जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर, जो एनसीईआरटी के अंदर है, आपका बेस है, ठीक है, बेसिक पॉइंट है, ये मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट के अंदर से सवाल निकल रहा है। तो ये लास्ट पॉइंट, इसका कनिष्क का पुरोहित कौन था, संघरक्ष। सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा, कनिष्क के पुरोहित का नाम नीचे दे दिया, वसुमित्र, अश्वघोष, पाशर्व, संघरक्ष, नागार्जुन, जो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, संघरक्ष हो जाएगा।
तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। और इसके ऊपर टेस्ट सीरीज अगर आपको करनी है, इसका एक पूरा अलग से मैं क्विज बनाने वाला हूँ, वो भी उसका भी सॉल्यूशन के साथ यूट्यूब पे डालूंगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट के और मोस्टली हिस्ट्री के आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको बोलना है वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब गोइंग, जय हिंद।